अध्याय है पहला और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पिक्चर को अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखोगे तुम, तो यहाँ पर क्या है, एक कुर्सी है। एक क्या है, कुर्सी है। कलर देखते हैं कौन सा कलर इसमें फिट आएगा। चलो रेड कलर ही लेते हैं। ये कुर्सी है, ठीक है। इस पर अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग झंडा लेकर के, जो अलग अलग समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभी चाहते हैं कि मुझे कुर्सी में हिस्सा चाहिए। तो बिल्कुल वही है सत्ता की साझेदारी। उसके बाद हम लोग फ्री टेस्ट देंगे। कहाँ देंगे, तो asanbiharboard.co.in पे जा करके देंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। मैट्रिक के साथ ही हम लोग नौकरी की भी तैयारी करेंगे। इसमें उतना ही बात लिखा गया है जो एग्ज़ाम के साथ साथ नौकरी में भी काम आए। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या है, तुम लोग वीडियो को पॉज करो और इसको यहाँ से यहाँ तक क्या करो, अपनी कॉपी में उतार लो। मैं इसका ही एक एक करके व्याख्या करूँगा, यहाँ जो पूरा लिखा हुआ है। तो चलो मैं अब व्याख्या करता हूँ। पहला लाइन है, शासन का लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व। अब द्वंद्व कौन कौन है, क्षेत्रवाद, रंगभेद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, लैंगिक विभाजन से प्रभावित होता है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम अलगाववाद है। ये लाइन है, इसको हमको समझना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले समझो द्वंद्व क्या है। द्वंद्व है लड़ाई, द्वंद्व है क्या करें क्या ना करें। तो वो द्वंद्व कौन है, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद बोले तो क्या हुआ, हम बिहारी हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम मराठी हैं, हम मलयाली हैं, ये सब है क्षेत्रवाद। अब बिहार में भी हम मैथिली बोलते हैं, हम मिथिला के हैं, हम अंग प्रदेश के हैं, हम भोजपुरिया हैं। तो ये सब हो गया क्षेत्रवाद, एक क्षेत्र से जो सब संबंधित होता है। रंग भेद बोले तो मैं गोरा हूँ तुम काले हो। सांप्रदायिकता बोले तो मैं मुस्लिम हूँ तुम ईसाई हो, ये सारा चीज़ हुआ। जातिवाद बोले तो मैं ब्राह्मण हूँ तुम शूद्र हो। लैंगिक विभाजन बोले तो स्त्री और पुरुष। ये है, कहता है ये सारा चीज़ जो है प्रभावित करता है किस चीज़ को, तो शासन का लोकतांत्रिक व्यवहार को। लोकतांत्रिक व्यवहार बोले तो लोकतंत्र, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी होती है। तो उस लोकतंत्र का जो शासन का जो स्वरूप है उसको ये सब प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है इसको आगे देखेंगे। अब यहाँ पर एक लाइन है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम अलगाववाद है। रंगभेद से क्या होता है आगे के स्लाइड में देखेंगे। सांप्रदायिकता के कारण क्या होता है आगे के स्लाइड में देखेंगे। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम अलगाववाद है। अब यहाँ पर हम समझते हैं अलगाववाद क्या है। अगर हम महाराष्ट्र में हैं और यह कहते हैं हम मराठी हैं, तो हम बिहारी को घुसने नहीं देंगे। और आए दिन समाचार पत्र में ऐसा पढ़ने को भी मिलता था कि यहाँ के लोग वहाँ नौकरी करने गए तो उनको पीटा गया। तो यही है अलगाववाद, अलग होने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। तो काम खत्म हो गया। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या सब पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा, शासन का लोकतांत्रिक व्यवहार किस चीज से प्रभावित होता है, तो आंसर हो जाएगा समाज में उभरते द्वंद्व से। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछेगा, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा अलगाववाद है। यही दो क्वेश्चन है जो कि इसमें से पूछता है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद हमने देख लिया, अब हम लोग रंगभेद देख रहे हैं। अफ्रो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लो तथा ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर रंगभेद के विरोधी थे। ये लाइन है, इसको हमको समझना है। देखो, रंगभेद के विरोधी केवल यही लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग रंगभेद के विरोधी थे, लेकिन यहाँ पर जो नाम है वो प्रमुख नाम है। उन्होंने समाज को अपने कार्यों से प्रभावित करने का काम किया। तो यहाँ देखो, ये जो
एफ्रो अमेरिकी है। पहले समझो एफ्रो अमेरिकी क्या हुआ, ऐसा अमेरिकी जिसका वंशज अफ्रीका से आया था। एफ्रो बोले तो अफ्रीका, अमेरिकी बोले तो अमेरिका, यानी कि ये लोग काले थे जो अमेरिका में जाके बस गए थे, धावक दौड़ने वाले। उनका नाम था टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लो। और एक और धावक था जो ऑस्ट्रेलियाई था, ये क्या था, गोरा था, उसका नाम था पीटर नॉर्मन। लेकिन ये रंग भेद का विरोधी था। गोरे काले पर जो भेद होता था ये कहता था ये गलत बात है। इस दोनों के अलावा महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता और मार्टिन लूथर ये भी रंग भेद के विरोधी थे। तो क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा, टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लो किस देश का था? तो अमेरिका का था। क्या था? तो एफ्रो अमेरिकी था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, पीटर नॉर्मन क्या था? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई था। फिर पूछेगा, टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लो तथा पीटर नॉर्मन महात्मा गांधी और कौन रंग भेद के विरोधी थे? तो आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं हमारे लिए क्या है। हमने क्षेत्रवाद को देख लिया, रंग भेद को देख लिया, अब हम लोग सांप्रदायिकता को देखते हैं जो धर्म पर आधारित होता है। तो देखो, सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। इसमें एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन हमारा संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अनुच्छेद 19 द्वारा सभी लोगों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। बहुत समझते हैं। देखो, धर्म पर आधारित जो राजनीति होती है उसको एक अलग नाम दिया गया, उसको कहा गया सांप्रदायिक राजनीति। क्यों कहा गया संप्रदाय? संप्रदाय मतलब होता है धर्म, धर्म पर यह आधारित राजनीति है। अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे संप्रदाय शब्द का, तो संप्रदाय का मतलब होता है धर्म। तो संप्रदाय से क्लियर है, जो सांप्रदायिक राजनीति वो राजनीति है जो धर्म पर आधारित होती है। अब धर्म पर आधारित है तो धर्म का मतलब वो धर्म नहीं, सही गलत वाला, हिंदू मुस्लिम का धर्म, धर्म का व्यापक करते हैं। हम जब धर्म की बात करते हैं हिंदू धर्म में, हम कहते हैं कि हमें धर्म पर चलना चाहिए, यानी हमें सत्य पर चलना चाहिए। लेकिन जब हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म की बात करते हैं और तब कहते हैं धर्म पर आधारित, तो हम संप्रदाय की बात करते हैं। तो देखो, इसमें एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे मुस्लिम है तो वो हिंदू से बेहतर है, ईसाई है तो वो मुस्लिम से बेहतर है, हिंदू है तो वो मुस्लिम से बेहतर है। तो इसमें एक दूसरे को बेहतर माना जाता है, जो कि गलत है। कैसे गलत है? हमारा संविधान का अनुच्छेद 15 यह कहता है धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं होगी। हमारा संविधान मना करता है ऐसा करने से, और हमको भेदभाव नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। इसके अलावा एक और अनुच्छेद है 19, उसमें कहता है सभी लोगों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। सभी लोग स्वतंत्र हैं, कोई एक दूसरे को पराधीन नहीं कर सकता है। इसको याद रखने का ट्रिक 19, यानी कोई 19-20 नहीं है, सब स्वतंत्र है। सब क्या है? स्वतंत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को राजकीय धर्म माना जाता है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला सांप्रदायिक और भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। समझते हैं इसको। देखो, भारत के ही बगल में है श्रीलंका, जहाँ बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म माना जाता है। क्वेश्चन पूछता है भारत श्रीलंका से किस चीज़ से अलग होता है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे। भारत से ही अलग हुआ है पाकिस्तान, वहाँ पर इस्लाम को राजकीय धर्म है, और इंग्लैंड जो दुनिया को सिखाता था वहाँ खुद ईसाई धर्म को राजकीय धर्म माना जाता है। लेकिन अपना जो देश है भारत, यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है, इसलिए ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब कहता है
कोई व्यक्ति अगर धर्म के आधार पर भेदभाव करता है तो उसके लिए एक शब्द दिया गया है सांप्रदायिक, और जो नहीं करता है उसको कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कहता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा, जो व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, जो व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव करता है उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। फिर क्वेश्चन पूछेगा, धर्म के मामले में भारत कैसा राष्ट्र है? तो आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा और पूछा भी है, श्रीलंका में किस धर्म को माना जाता है? तो बौद्ध धर्म को। पाकिस्तान में इस्लाम को, और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को माना जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कहता है, जाति पर आधारित विभाजन भारत में ही है। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। हमने धर्म के आधार पर भी विभाजन देख लिया, क्षेत्रवाद के भी आधार पर देख लिया, तो रंगभेद के भी आधार पर देख लिया, जाति बचा हुआ है। तो कहता है जाति पर आधारित विभाजन भारत में ही है, और भी देशों में है लेकिन भारत में ये मुख्य रूप से है। फिर कहा, अगर जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला कोई व्यक्ति है तो उसको हम जातिवादी कहेंगे। उसका कहने का मतलब ये हुआ कि पूजा वही कर सकता है जो ब्राह्मण का बच्चा हो, शासन वही कर सकता है जो क्षत्रिय का वंश का हो। ये सब बातें जो है जातिवादी लोग करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा भारत में है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, जाति को जो व्यक्ति समुदाय का मुख्य आधार मानता है उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जातिवादी कहा जाता है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब हम लोग स्त्री पुरुष पर आधारित विभाजन की बात को करने जा रहे हैं। कहता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से है। पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, जिसे बिहार में 50% है। ठीक है, समझते हैं क्या है। देखो, यहाँ एक शब्द है लैंगिक विभाजन। इसका मतलब हुआ लिंग के आधार पर विभाजन। लिंग बोले तो लिंग के आधार पर 3 ही है, स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर। तो कहता है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हम स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर के बीच विभाजन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि स्त्री यही काम करेगी, स्त्री को ऐसे चलना है, पुरुष है तो ये यही करेगा, इसको ये नहीं करना है। तो इसका मतलब हमने भूमिकाएं को असमान कर दिया, बराबर नहीं रखा। इसी की बात करता है। यानी जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हम स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग भूमिकाएं दे देते हैं। लेकिन हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, जिसे बिहार में 50% आरक्षण है। इसलिए लोग अब काम करने के बजाय पति बनना पसंद कर रहा है, मुखिया पति, सरपंच पति। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है कंपटीशन में। अधिकार एवं अवरोधों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबर मानने वाला व्यक्ति नारीवादी कहलाता है। देखो, महिलाओं को बराबर में लाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया गया, महिलाओं के द्वारा आवाज़ उठाई गई, महिलाओं को नीचे स्तर पे देखा जाता था, जो कि एकदम गलत बात है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया, जो महिलाओं के द्वारा किए गए कार्यों को रिकॉग्नाइज करने के लिए किया गया। ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और जो व्यक्ति अधिकार के और अवरोधों के मामले में कि पुरुष और महिला को समान अधिकार है, होना चाहिए, महिलाओं के रास्ते में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, और जो स्त्री और पुरुष को बराबर मानता है उसको हम लोग नारीवादी कहते हैं। तो देखते हैं क्या सब क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा,
अधिकार एवं अवरोधों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबर मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा नारीवादी कहलाता है। क्लियर हो गया? इससे आगे नहीं पूछेगा और नहीं पूछा है। अब हम asanbiharboard.co.in पे जाएंगे और वहाँ जाकर के हम क्या करेंगे? टेस्ट को देंगे। लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा और मोबाइल पे अगर हम जाएंगे तो इस तरह का दिखेगा। बहुत जल्द मैं दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न और हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग asanbiharboard.co.in पे चलते हैं और वहाँ जाकर के टेस्ट देते हैं। तो चलो टेस्ट को देते हैं।